Assalamu alaikum. My name is Rohanis and I'm assistant product manager in Himal Pharmaceuticals. आज हमारे साथ डॉक्टर आमना कमर मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में, जो कि हमें ब्लड कैंसर के हवाले से आगाही देंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, आज जो हम लोगों का ये पॉडकास्ट करने का रीज़न ये है कि क्योंकि हम ओवरऑल और कैंसर जर्नल कैंसर सॉलिड ट्यूमर्स की तो बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग लिक्विड ट्यूमर्स की तरफ बहुत कम हम लोग का रुझान होता है। तो जो ल्यूकीमिया है, ये ल्यूकीमिया बेसिकली है क्या? इसकी पाकिस्तान में प्रेवलेंस क्या है? और ये आम जो ब्लड की मैलिग्नेंसीज़ होती हैं वही है या अलग है? तो देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ल्यूकीमिया का, तो इसे आम लफ्ज़ों में हम खून का कैंसर या खून का सरतान कहते हैं। और ये मुख्तलिफ़ होता है सॉलिड ट्यूमर से। इसकी जो टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। फिर इसमें हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। होता ये है कि जो आपके खून बनाने वाले प्रोटीन्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो खून बनाने वाले सेल्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उनका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं और हमारा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये जनरली ब्लड ट्यूमर्स या ब्लड मैलिग्नेंसीज़ या ल्यूकीमियाज़, खून के कैंसर्स को कहते हैं, जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ डब्ल्यूबीसीज़ की होती है और ये आपके खून में ख़ास मिक़दार से ऊपर चले जाते हैं और इनका फ़ंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में इसकी पेशेंट्स कितने रिपोर्ट हो रहे होते हैं इनकी, और इनकी मतलब ये सिर्फ ल्यूकीमिया ही है या फर्दर मोर इसकी टाइप्स हैं? ल्यूकीमिया को हम बहुत सारे वेज़ में क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़। एक्यूट में जो है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया आता है। और ये एक्यूट ल्यूकीमियाज़ बहुत छोटी शॉर्ट टर्म हिस्ट्रीज़ के साथ पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट करते हैं और इनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। और जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ हैं वो यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म वेग सिम्पटम्स के साथ मरीज़ आपके पास प्रेज़ेंट करता है। बहुत सीरियस सिम्पटम्स नहीं होते अगर हमें इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए इस बीमारी का। तो एक तरीका क्लासिफ़ाई करने का एक्यूट और क्रॉनिक है, और दूसरा फिर उसकी डिफरेंट सब टाइप्स हैं, जिसमें हम लिम्फोब्लास्टिक या लिम्फोप्रोलिफरेटिव को क्लासिफ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ हम माइलॉइड या माइलोब्लास्टिक को करते हैं। तो इस तरह एक्यूट क्रॉनिक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एक कैटेगरी आ जाती है। दोनों में आपस में डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरह जब हम क्रॉनिक की बात करते हैं तो क्रॉनिक लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज़, ये एक कैटेगरी आती है। फिर इसमें फर्दर डिविजन्स वो होती हैं, और अभी आजकल इतनी एडवांसेस हैं जहाँ पे हम साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर हर लेवल पे काम करते हुए उसको क्लासिफ़ाई करते हैं। इस ल्यूकीमियाज़ की अगर आप जनरली बात करें तो अराउंड 5% जो है वो प्रेवलेंस है पाकिस्तान में। और विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास एडवांसेस बढ़ रही हैं, तो हमें इनके इंसिडेंसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वो हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो टेक्निक्स अच्छी हो गई हैं, पेशेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, जिसकी वजह से इसके इंसिडेंसेस अब हायर साइड पे रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी एज क्या होती है? कि मिडल एज में ज़्यादा आ रहे होते हैं, ओल्डर एज में ज़्यादा आ रहे होते हैं, या बच्चों में केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं? अगर हम सीएमएल की बात करें या क्रॉनिक की बात करें, क्योंकि इसमें दोनों कैटेगरीज़ में एज ऑफ प्रेजेंटेशंस डिफरेंट है। ओके। अगर हम सिर्फ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूजुअली पहले कहा जाता था कि अडल्ट एज बीमारी है, 60 प्लस के पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करेंगे, इससे पहले ही बीमारी होगी नहीं। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। जो हमारे पास इंसिडेंट्स है, रेशोज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हर एज ग्रुप में करते हैं। बच्चों में बहुत रेयर है, लेकिन अडल्ट्स में एडोलेसेंट्स में ये प्रेजेंट है। लेट ट्वेंटीज़ में, अर्ली थर्टीज़ में, फोर्टीज़ में ही ये प्रेजेंट करता है। तो देयर इज़ नो कट ऑफ कि जिस पे हम कहें कि नहीं, ये डिज़ीज़ इस एज से पहले प्रेजेंट नहीं कर सकती। ये फीमेल्स मेल्स दोनों में
प्रेजेंट उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, और एज की कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जो अभी विद मॉडर्न एडवांसेस जो हमारे पास वर्कअप आ रहा है, उसमें हमने बहुत यंग एज में भी पेशेंट्स को सीएमएल के साथ रिपोर्ट किया है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? पेशेंट क्या फ़ील कर रहे होते हैं? ये अचानक आती हैं या काफ़ी अरसे से आ रही होती हैं? देखिए, सीएमएल की अगर मैं बात करूँ तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। उन फेजेस के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। अगर हम शुरू के फेजेस की बात करें तो शुरू के फेज़ में पेशेंट को हो सकता है कोई भी सिम्टम ना हो। बाज़ दफ़ा ये पेशेंट्स इंसिडेंटली डायग्नोस होते हैं कि किसी और पर्पज़ के लिए सीबीसी करवाया, तो उस पे पता चला कि डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत रेज़ है। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, और जैसे-जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, आगे मूव करती जाती है, उसी तरह से सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। शुरू में जो है मरीज़ को सिर्फ़ अनइंटेंशनल वेट लॉस, जिसको आप कहते हैं कि वज़न का गिरना, वो होना जिसमें आप खुद अपनी इंटेंशन से वेट लॉस नहीं कर रहे होते हैं, वो वज़न का गिरना, उसको अनइंटेंशनल वेट लॉस उसको कहते हैं। इसके अलावा बुखार महसूस करना, रात में ठंडे पसीने आना, ये सारे भी सिम्पटम्स होते हैं जो जिसके साथ मरीज़ आपको अपनी कंप्लेंट बताता है, लेकिन ये बहुत माइल्ड होते हैं शुरू के। अगर हम फेजेस की बात करें, कभी जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, या पेट में दर्द होना, या पेट में तकलीफ़ होना, इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको मिलती हैं। साथ में थकावट महसूस होना, बुखार होना हल्का-फुल्का, या ठंडे पसीने आना, या जो है जब खून के सेल्स आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होते हैं, अदर सेल्स डब्ल्यूबीसीज़ बढ़ते हैं और हीमोग्लोबिन हुँ। कम होता है, तो वहाँ पे आपको फटीग, पेलार्स, जो है आपकी स्किन जो है वो पेल हो बिल्कुल। जाती है। तो इस तरह के अलामात आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि ये अलामात सिर्फ़ इस बीमारी के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है। अगर इस तरह के अलामात होते हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ ज जाएँ, जिससे फिर ये फर्दर नैरो डाउन हो। बिल्कुल, मैं अभी इसी सवाल की तरफ आ रही थी। तो इसकी जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो स्क्रीनिंग ऑप्शंस होते हैं या डायग्नोस्टिक ऑप्शन जिसे हम कहेंगे, ये इसमें जो है पेशेंट्स जो हैं ये अवेयरनेस है पेशेंट्स को इस हवाले से या पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो फिर फर्दर हो जाता है? देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी इस तरह की कोई अलामात हो, तो सबसे पहला टेस्ट सीबीसी होता है। अक्सर पता ही उस वक़्त चलता है जब सीबीसी करवाया जाता है। तो सीबीसी पे डब्ल्यूबीसी का हाई साइड पे होना, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा बढ़ना, और एक ख़ास पैटर्न पे डिफरेंशियल्स का आना, जिसमें न्यूट्रोफिल्स के साथ माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज़, प्रोमाइलोसाइट्स, ये अगर आना शुरू हो जाएँ, और आपको पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन, उसकी अलामात भी उससे मिलती-जुलती लग रही होती हैं, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं, जिसमें सीबीसी है, बोन मैरो बायोप्सी है, पीसीआर एबीएल की टेस्टिंग है। इसके अलावा फर्दर हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, और फिर रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, जहाँ मरीज़ अगर कंप्लेन कर रहा है कि पेट में दर्द है या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम्फर्ट है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की नीड पड़ सकती है। तो ये टेस्ट इनिशियली आपको डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है इसके इसकी वजूहात क्या हैं? आइदर ये फैमिली से इनहेरिट करता है पेशेंट या अदर रिस्क फैक्टर्स एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, इसकी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई कॉज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं है जिस पे हम कहें कि भई ये चीज़ है जिसकी वजह से सीएमएल कॉज़ हो रहा है। ना ये हम इसको टोटली हेरिडिटी कहेंगे कि ये आपकी फैमिलीज़ में रन करता है। बट डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके ऑब्वियसली आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आपके अराउंड्स इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ का होना, वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, उसका एक्सपोज़र होना, या प्रीवियसली अगर आपको किसी और बीमारी के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी मिली है, उसके बाद इस तरह के सीएमएल का आना, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह जेंडर और एथिनिसिटी का भी इसमें रोल होता है, बट कोई स्पेसिफिक फैक्टर अगर हम कहें तो वो नहीं है। ये जितने भी हैं ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिज़ीज़ की अकरेंस में। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग सॉलिड ट्यूमर्स की बात करते हैं, तो उसमें होता है कि स्टेजेस होती हैं डिफरेंट टाइप की।
तो स्टेज इनिशियल स्टेज जिसे हम कहेंगे वो ये होता है कि क्योरेबल होती हैं, फिर लेट स्टेज में होता है कि वी कैन प्रोलॉन्ग और आइदर वी कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स लाइफ। तो इस बीमारी का भी यही है सेम, इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो क्योरेबल होते हैं, पेशेंट सही हो जाता है। देखिए, इसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें फेजेस होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज या ब्लास्ट फेज। जो ब्लास्ट फेज होता है वो सबसे आखिरी वाला फेज या सबसे मुश्किल फेज होता है, जिसको आप कहें कि ट्रीट करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये लुकीमिया में, एक्यूट लुकीमिया में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो इसमें जो जब हम ट्रीटमेंट पे आएंगे तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास क्रॉनिक और एक्सेलरेटेड फेज में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। जो ब्लास्ट क्राइसिस है या जो ब्लास्ट फेज़ है, वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट है। इन एडिशन टू हमें टीकेआईज़, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है इनफैक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि किस फेज़ में पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है, और उसे हम उसके कितना जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें वो उसके लिए बेहतर होता है। क्योंकि अब ये एडवांसमेंट के साथ, पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाज द ओनली ऑप्शन फॉर सीएमएल, बट जैसे ही ये टीकेआईज़ यानी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स आए, तो इन्होंने एक आप कहें कि ट्रांसफॉर्मिंग मोड प्रोवाइड किया रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया सीएमएल का, जिसमें आपने सिर्फ जो है वो ओरली टैबलेट्स लेनी होती हैं, कैप्सूल्स लेनी होती हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये डिफाइनिंग प्री डिफाइनिंग जो है यूनिक मॉलिक्यूल। मॉडल है, जिसकी वजह से बहुत आसानी हुई है। और इसमें जहाँ तक क्योरेबिलिटी की बात आती है, तो वो क्योरेबिलिटी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हर पेशेंट जो एग्जैक्टली क्योरेबल है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा आगे परफॉर्म करता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो रिमिशन में जाते हैं, जब वो डिज़ीज़ फ्री हो जाते हैं, तो वो एक लंबे टाइम तक डिज़ीज़ फ्री रहते हैं। और इसमें फिर आगे और भी एडवांसेस हैं कि भाई आपने जो मेडिसिन दी हैं उनको किसी पॉइंट पर आके हमने स्टॉप करना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अब नंबर 1 पे, क्योंकि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स आ गए हैं, तो वही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और पेशेंट्स उसको बहुत अच्छे से टॉलरेट भी करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर मेडिसिन के होते हैं, बट जनरली इनकी जो टॉलरेटिबिलिटी है वो अच्छी होती है, और इसके साथ प्रोसीड करना चाहिए। जी। This is the number one option when you are talking about CML patients. ठीक है। इस काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली ल्यूकीमिया के हवाले से और ख़ास तौर पे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के हवाले से। अब ये है कि जिस तरह काफ़ी अवेयरनेस है सॉलिड ट्यूमर्स की, जो मैं बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि लिक्विड ट्यूमर्स जिसे हम कहेंगे ल्यूकीमिया, ये इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आपका एक मैसेज आपकी जानिब से हिमल फार्मास्यूटिकल्स के प्लेटफ़ॉर्म में कि पेशेंट को किस तरह अवेयर किया जाए ब्लड डिसऑर्डर्स या ब्लड कैंसर्स के हवाले से? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड डिजीज़ेज़, उनको अगर हम सिर्फ ये सोचें कि ये डिजीज़ेज़ हैं और ये डिवास्टेटिंग हैं और ये बस एक दफ़ा आ गई तो जा नहीं सकती, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि अभी मॉडर्न साइंसेस जो हमारे पास मेडिसिन्स आ रही हैं, उनमें बहुत सारे डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट मौजूद है, और पेशेंट को क्वालिटी लाइफ जो है उसकी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई ब्लड डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, तो वी शुड नो कि हमारे पास इस डिज़ीज़ के हवाले से ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं। और जहाँ पर्टिकुलरली मैं अगर सीएमएल की बात करूँ, तो सीएमएल एक ऐसी डिज़ीज़ है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इसके ट्रीटमेंट में एक आप कहें कि माइलस्टोन अचीव हुआ है कि टीकेआईज़ की जब से टीकेआईज़ ने का रोल आना शुरू हुआ है, तो ये मेडिसिन्स ऐसी हैं जिससे आपकी डिज़ीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। लेकिन होता ये है कि हम अक्सर इसमें पेशेंट्स की तरफ से भी थोड़ी-सी नेग्लिजेंस होती है, जब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने मेडिसिन्स लेनी है तो आपने टाइम पे लेनी है। जिस टाइम पे टेस्ट आपको रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि सीबीसी, बीसीआरएबीएल, ये ऐसे टेस्ट हैं जो हम फ्रीक्वेंटली पेशेंट के करवा रहे होते हैं। तो हमें उससे ही पता लगता है कि डिज़ीज़ कितनी कंट्रोल है, कितने माइलस्टोन्स अचीव हो गए हैं और कितने होने बाकी हैं। तो उस चीज़ को बहुत आपने मेटिकुलसली फॉलो करना है कि सीबीसीज़ रेगुलरली करानी है एज़ पर आपकी डॉक्टर की एडवाइस, और बीसीआरएबीएल जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। और जहाँ तक तशख़ीस की बात है, तो जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा, और जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा वो उतना ही उसमें मरीज़ के लिए बेहतर है कि वो अपने डिसीज़ से फ्री हो सके। तो दिस वाज़ माय मैसेज, एंड आई होप कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बिल्कुल।
Thank you so much. For more informative videos regarding cancer care and cancer awareness, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our social media platform. Till then, take care and Allah Hafiz.